हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आपके चेहरों पे मुस्कान होगी और ईश्वर यूं ही आपके चेहरों पे मुस्कान को बनाए रखे। लाइट थोड़ी सी कम है, इसलिए आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ा लें। ब्राइटनेस जो है उसे बढ़ा लें ताकि अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे सके चीज़ें। दूसरी बात, आवाज़ हो सकता है थोड़ी सी कम हो, इसलिए आप अपने आवाज़ को भी बढ़ा लें और कान में अपने ईयरफोन लगा लें। तो हम शुरू कर रहे हैं पेपर थर्ड। पेपर थर्ड जो एक्चुअल में 10 यूनिट का एक बहुत बड़ा जत्था है, या फिर ऐसा कहे कि 5-5 यूनिट ना करते हुए उन्होंने एक ही बार में 10 यूनिट को दे दिया है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर, इसके अलावा आपका एनवायरनमेंट, एनर्जी, और फिर आपका कुछ साइंस एंड टेक का पोर्शन, स्वास्थ्य का थोड़ा सा भी पोर्शन, और सबसे लास्ट में आपका भूगर्भ शास्त्र वगैरह जो भी आपका इसमें है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। और इससे आज प्रवेश करते हैं। पता चले, हो सकता है पेपर के अकॉर्डिंग अगर जाएं तो आपका 1 से 1.5 माह और 2 माह जितना भी इसमें लगेगा, हम इसे करने की कोशिश करेंगे। सिद्धांत कुछ ऐसे रहेंगे कि मैं आपको टॉपिक समझाने वाला हूँ, उनसे संबंधित होने वाले पूरे प्रश्नों को समझाने वाला हूँ। आप जो हैं, किसी भी प्रकार के आपके पास अगर नोट्स हैं, आप नोट्स रख लें। किसी भी प्रकार के, पुराने हैं, नए हैं, इससे पहले, मुझसे जुड़ने से पहले, मुझसे न जुड़ने से पहले, जो भी आपके पास, जिस भी संबंध में आपके पास इसके नोट्स हैं, आप खोल के रख लें। मार्केट्स में अनेक प्रकार की बुकें हैं, जिसमें आकार के नोट्स हैं, आपके दृष्टि के नोट्स हैं। आकार के बेटर हैं मुकाबले के दृष्टि के, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको मटेरियल ढूंढना पड़ेगा। इनकी अप्रोच MPPSC के लायक है। निर्माण की भी कुछ बुक्स आती हैं और अलग अलग महावीर ने भी निकाली हैं। विन IS करके कोचिंग है, उसकी भी हैं, गुरुजी की भी हैं, जिसका आपको उचित लगे। ठीक, कोई प्रतिबद्धता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आप लें और उसे खोल के रख लें और पास में ही अपना एक रजिस्टर उठा लें। रजिस्टर में जो है वो मैं जो आपको समझाता जाता हूँ, आपको जो बताता जाता हूँ, आप नोट करते चलें। मूल विशेषता बस ये रहेगी कि जब आप इस लेक्चर के उपरांत उठेंगे तो आपको पढ़ाया गया जो भी मैटर रहेगा वो आपके दिमाग में होगा। आधार क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ दिमाग को ही लेके जाते हैं परीक्षा में। किताबों में कितना ही अच्छे तरीके से रहे आपका दिमाग और आपके नोट्स, क्योंकि पेपर से एक रात पहले तक नोट्स जिंदा रहते हैं और पेपर के टाइम सिर्फ दिमाग उपयोग में आता है। तो इनको इसलिए रखें क्योंकि मैं अगर कोई सी भी चीज़ कठिन बताता हूँ तो आप किताब में मिलाते चलें, नोट्स में मिलाते चलें। फिर अपने नोट्स तैयार आप कर ही रहे हैं, जिसमें सिनोप्सिस प्रकार का है, जिसमें बेहतरीन तरीके का प्रेजेंटेशन है, और फिर आप उसे मैं समझा देता हूँ तो आपके दिमाग में सारी चीज़ फिक्स हो जाना है। तो हम लोग पेपर थर्ड शुरू कर रहे हैं, जैसा कि हमने कहा है, और कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द खत्म करें। लेकिन इस पेपर को पूरा समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो इसमें हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 10 यूनिट हैं और 30 नंबर की हर यूनिट है। तो हम लोग सबसे पहले सबसे कठिन इसकी यूनिट उठाने वाले हैं, जो है आपकी यूनिट 7। ऐसा लोगों का मानना है कि इस यूनिट में सबसे ज़्यादा मातापच्ची है, सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं, और बाकी यूनिटें जो है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी हैं और लगभग लगभग सरल हैं। यूनिट 7 हुई आपकी, यूनिट 10 हुई आपकी, ये थोड़ी सी मार्केट में विक्षेपित हैं, बिखरी हुई हैं, या फिर ज़्यादा रूप में विस्तृत हैं। यूनिट 7 मुझे बताया गया है कि इसमें दिक्कत ज़्यादा रहती है, क्योंकि साइंस टेक का पोर्शन है और इसी को समझा जा सकता है। तो यूनिट 7 हम शुरू कर रहे हैं, और यूनिट 7 में मैं आपको धीरे धीरे इसके सारे खंड बताने वाला हूं, जिसमें मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, रिमोट सेंसिंग, बाकी ये संस्थान जो भी हैं, भू उपग्रह, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि पशुपालन, क्लोन, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बौद्धिक संपदा, महान वैज्ञानिकों के नाम, और विज्ञान क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो सबसे पहले सबसे सरल हेडिंग डाल लें, कभी रहे या ना रहे, लेकिन आप इस क्वेश्चन को तो तैयार कर ही लें कि विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अगर आने की संभावना है तो आपके 3 पुरस्कार हैं। पहला तो आता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप कर इतना लें कि ये कब से शुरू हुआ, सबसे पहला किसको मिला और वर्तमान समय में किसको मिला। दूसरा आपसे पूछा जाएगा यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार। तो कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को देती है, उड़ीसा सरकार फाइनेंस करती है, और ये कब से शुरू हुआ, पहला किसको मिला और लास्ट वाला किसको मिला। दूसरा नोबेल पुरस्कार, तो विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और चिकित्सा में भी, इन 3 चीज़ों में दिया जाता है। तो ये 5 पुरस्कार आप याद कर लें, और इनको कहीं भी आपके जो नोट्स बने, ऑब्वियसली बात थर्ड पेपर आप बनाने वाले हो, लिखने वाले हो बाय अमित सर, तो उसको आप इसी रूप में शुरू कर दें, और हम आगे इसी प्रकार की चीज़ों को खत्म करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे।
अब आज का इसमें जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्लोन्स या फिर क्लोनिंग। क्योंकि एक तो ये टॉपिक सिंगल है, इसका रिलेशन आसपास नहीं दिखता है। दूसरी बात, ये लगभग आपका 1 से सवा घंटे में पूरा किया जा सकता है। और क्लोन्स को समझने के बाद आप जो है वो जैव प्रौद्योगिकी या फिर बायोटेक्नोलॉजी में उतरने के लिए प्रेफर रहेंगे और जल्दी से आप उसको समझ जाएंगे। तो क्लोन या क्लोनिंग हम पढ़ने वाले हैं, क्लोन्स हम पढ़ने वाले हैं, और आप लगभग पूरी बातों को समझ चुके हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। रजिस्टर आपके सामने, नोट्स आपके सामने, वीडियो पहले रोक लें, इतनी व्यवस्था जमा लें। ठीक, तो होता यह है क्लोनिंग के बारे में आपको मैं समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर पुराने पेपर के क्वेश्चंस बताऊंगा और आप करना। क्लोनिंग का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एक फोटोकॉपी निकालने की पद्धति है, एक प्रतिकृति निकालने का तरीका है। इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ देना, थोड़ा सा करना मैनेज। तो ये फोटोकॉपी प्रकार होता है एक, कि जैसे मुर्गी के एक अंडा होता है, उसी प्रकार उसके दूसरा अंडा होता है, तीसरा अंडा होता है, चौथा अंडा होता है। ऑब्वियसली बात जो है वो एक सामान्य प्रक्रिया चलती है। उसी प्रकार हम अगर बात करें तो फोटोकॉपी की मशीन में एक पेज आपने लगाया, दूसरा पेज लगाया, एक से फिर अनेकों पेज आपने निकालना शुरू कर दिया। तो क्लोनिंग का एक जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि हमें फोटोकॉपियां बनाना है सेम के सेम, जो बाह्य रूप में भी लगभग समान हो, आंतरिक रूप में भी लगभग समान हो। बहुत विषाद टॉपिक है, तो हो सकता है आप बार बार भटको और मैं भी पढ़ाते टाइम भटकूं, तो आप संयम बनाए रखना। जब चैप्टर पूरा होगा तो पिछली बात आप क्लोनिंग दिमाग में लेके जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या शुरू होता है कि ये एक प्रकार की प्रतिकृति है, एक प्रकार की जैविक फोटोकॉपी है या जैविक प्रतिकृति है, और इसे बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्लोनिंग है। मतलब क्लोन तो क्या है, जो बना हुआ है। फोटोकॉपी का जो प्रोडक्ट है वो क्लोन है। एक समान रूप से हम जो जैविक संरचना खड़ी करते हैं, जो जैविक जीव निर्माण करते हैं वो क्लोन है, और उसे बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्लोनिंग है। और इयान बिलमुट करके एक महान वैज्ञानिक हुआ है 1997 में, उसने सबसे पहले तैयार किया किसका, डॉली नामक भेड़ का। तो ये तो प्री की बातें हैं, लेकिन घुसना तो प्री से ही पड़ेगा। तो क्लोनिंग का पता इयान बिलमुट को है। 97 में उसने भेड़ का, डॉली नामक भेड़ का क्लोन तैयार कर दिया, और उसके आधार पे लोगों ने आगे शुरू कर दिया। हरियाणा वगैरह में, करनाल वगैरह में भैंस का गरिमा करके क्लोन बने हुए हैं। तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में, तो आप एक शब्द याद रखें जिससे आपको अंदर जाने में आसानी मिलेगी। सोमेटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर। सोमेटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर। सोमेटिक सेल मतलब कायक कोशिका, सोमेटिक सेल मतलब कायक कोशिका। सोमेटिक मतलब कायक मतलब शरीर, और सेल मतलब तो कोशिका, मतलब काया की कोशिका। सोमेटिक सेल, न्यूक्लियस माने कोशिका में पाया जाने वाला नाभिक, और ट्रांसफर मतलब परिवर्तन। ट्रांसफर मतलब परिवर्तन। तो कहानी क्या है कि एक मादा होती है और एक पुरुष होता है, एक नर होता है और एक, मतलब मादा और आपका मेल और फीमेल, दो प्रकार की चीजें हमने हमेशा से देखी हैं। आप माता पिता को मान के चलें, जिससे आपके मन में कहीं दूसरी ओर जाने की संभावना ही ना बने। एक नर है और एक मादा है, माता है और पिता है। ऑब्वियसली बात, ये दोनों आपस में संयोग करते हैं और उससे सामान्य रूप में शिशु का जन्म होता है। आपका जन्म होता है, हमारा जन्म होता है। मादा और पुरुष, या फिर नर और मादा, या फिर माता और पिता के संयोग से सामान्य रूप से एक लड़का पैदा होता है, एक लड़की पैदा होती है। अब हमने ये देखा है कि पिता के कुछ लक्षण बच्चे में आ जाते हैं क्योंकि जीन का ट्रांसफर हुआ है। ऑब्वियसली बात, उसके चलने का तरीका, बोलने का तरीका, 50 तरह की चीजें उसमें आ जाती हैं। ठीक, अगर लड़की हुई है तो हो सकता है माता के कुछ उसमें लक्षण आ जाए, आते भी हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि क्या पिता की तरह ही सेम के सेम लड़का पैदा हो चुका है, जैसे पिता थे बिल्कुल सेम के सेम डिट्टो उसी प्रकार का लड़का पैदा हुआ है, कि नहीं हुआ। भले ही भी उनका लड़का है, जीन का हस्तांतरण हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी पिता में और बच्चे में शकल का माइनर डिफरेंस तो रहेगा। व्यक्ति देख के बता सकता है कि नहीं ये अलग है, ये अलग है। सेंस हो सकता है ये माता पिता हो, बच्चे पुत्र हो, लेकिन फिर भी इनमें अलग है। चमत्कार कब हो गया कि जब सेम के सेम शकल वाला बंदा, पिता के जैसा बंदा सेम के सेम तैयार ही हो गया। जब पिता की तरह दिखने वाला खूब बंदा, बिल्कुल उसके उसी प्रकार के आचार विचार, हाव है, उसी प्रकार का उसका बॉडी लैंग्वेज, उसी प्रकार का दिखना है उसका, और वो खड़ा हो गया, तैयार हो गया। तो कॉन्सेप्ट आया क्लोनिंग का। अब इसमें समझने के लिए आप ये बिल्कुल ना समझें कि जैसे पिता की उम्र ऑब्वियसली बात 25 साल रहेगी तो वो शिशु पैदा करेगा, तो शिशु तो नॉर्मली बात 1 साल 6 महीने उसी आधार पर पैदा होगा। पिता की आयु 30 साल होगी, शिशु की आयु 5 साल होगी। पिता की आयु 35, शिशु की आयु 10।
अब हमें कैसे पता एक से, तो हम पिता से उसके फोटोकॉपी वाले उसका एल्बम मिला के देखेंगे, उसकी हरकतें मिला के देखेंगे। तो सेंस ये कुतर्क आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि उसकी तो आयु बढ़ रही है, ये समान कैसे बनेंगे, ये तो फालतू की बात है। बताना बस ये चाहते हैं कि आपको जब पिता के समान शिशु उत्पन्न करना है, सेम के सेम पिता आपको ऐसा ही, अच्छा मान के चलें जैसे सचिन तेंदुलकर सर हैं और माधुरी दीक्षित मैडम है। सचिन तेंदुलकर, हमें दूसरा सचिन तेंदुलकर चाहिए, हमें सेम के सेम दूसरा सचिन तेंदुलकर चाहिए। तो हम सचिन तेंदुलकर की सोमेटिक सेल लेंगे या कायिक कोशिका लेंगे, उसका हम न्यूक्लियर ट्रांसफर करेंगे और किसी भी मादा के गर्भ से हम सचिन तेंदुलकर को बना लेंगे। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, ये सचिन तो इतना बड़ा तो होगा ही नहीं, ये सचिन तो अपनी स्थिति से जाने वाले हैं। वो जो बेटा होगा उसे देखा जाएगा कि ये सचिन की तरह ही हरकतें करता है, काम करता है, उसके बाद भी ये सचिन बनेगा क्या, ये भी गारंटी नहीं। क्यों? वातावरण कैसा है, वातावरण पर निर्भर करता है किसी भी शिशु का जीवन चक्र। उसे कोच मिलता है कि नहीं मिलता है, उसे उस प्रकार का माहौल मिलता है कि नहीं मिलता है, उसे शतक लगाने का जो है वो चेयर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, 50 तरह की चीजें। तो ये गारंटी नहीं है कि लड़का सचिन ही बनेगा पैदा होने वाला भी। लेकिन जीव जंतुओं में, भेड़ में, बकरियों में ये गारंटी है, क्योंकि भेड़ का उद्देश्य क्या था कि भेड़ का लड़का अगर होगा या लड़की होगी तो उसे तो दूध ही देना था ना। अगर भैंस होती है, भैंस का बछड़ा होता है, तो ऑब्वियसली बात उससे हमें दूध ही लेना है। तो जिनमें निश्चित क्रियाकलाप है उनकी तो हम क्लोनिंग बना सकते हैं। तो इंसानों की क्लोनिंग पर डर ये लगता है कि हो सकता है शकल से तो बंदा समान बन जाए, लेकिन उपयोग से समान नहीं बन पाएगा, दुरुपयोग के काम में आएगा, अपराधों के काम में या अन्य दूसरे प्रकार के काम में। इसलिए क्लोनिंग, मानव क्लोनिंग पर बैन है। अब हमें जो है सब जीव जंतु की क्लोनिंग के बारे में समझना है, क्योंकि उनका निश्चित उपयोग है। घोड़े का लड़का सेम घोड़े जैसा बन गया, ताकत घोड़े जैसी मिल गई, इससे भी तांगा जो है चलवाया जा सकता है। ठीक, तो अब फालतू की बात को मैंने समझा दिया। काम की बात क्या है कि सोमेटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर, तो कायिक कोशिका नाभिक हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है। सबसे पहले आप डिफिनीशन जो लिखेंगे वो क्या है, क्लोन एक प्रतिकृति है। क्लोन एक समरूप संरचना या एक समान जैविक संरचना है। इसे निर्माण करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। ये एक पद्धति है। इसके जनक इयान बिलमुट हैं। 1997 में डोली नामक भेड़ पे इन्होंने इसका सबसे पहला प्रयोग किया। ठीक, अब इसकी प्रक्रिया को हम थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप में जो समझने वाले हैं वो क्या है, इसमें कायिक कोशिका से अलैंगिक विधि द्वारा, इसमें कायिक कोशिका से अलैंगिक विधि द्वारा एकल जनन द्वारा एक जीव उत्पन्न किया जाता है। इसमें कायिक कोशिका से मतलब सोमेटिक सेल से, अलैंगिक विधि द्वारा, इसको हम समझने वाले हैं, एकल जनक से एक जीव तैयार किया जाता है। कायिक कोशिका से मतलब सोमेटिक सेल से करेंगे। 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं शरीर में। एक तो जेनेटिक रहती हैं, जो जेनेटिक मतलब जो नॉर्मल जननांग से उत्पन्न होती हैं, या फिर सामान्य शिशु को पैदा करने में जिनका उपयोग किया जाता है। ठीक, माता और पिता सामान्य शिशु को पैदा कर देते हैं और वो जेनेटिक सेल कहलाती हैं। ठीक, जिसका आधार जो है वो आपके एग और स्पर्म है। तो आप ये बात क्लियर कर चुके हैं। ये तो हुई आपकी जेनेटिक मैटर। अब हम बात कर रहे हैं सोमेटिक सेल का। तो सोमेटिक सेल से करना है क्योंकि हमें तो बॉडी डबिंग भी तो चाहिए ना, उससे तो जो है सामान्य बच्चा पैदा हो जाएगा दोबारा। हमें तो बॉडी डबिंग चाहिए सेम के सेम। तो उन्होंने क्या बोला कि इसमें कायिक कोशिका से अलैंगिक विधि से, तो वो नॉर्मल लैंगिक विधि से जेनेटिक प्रक्रिया के द्वारा बच्चा पैदा होता है उसमें, लेकिन इसमें जो है हम दोनों को संयोग से, निषेचन से भी वंचित रखते हैं और उसके बाद भी हम शिशु पैदा करने की बात कर रहे हैं। मतलब लैंगिक काम इसमें नहीं हुआ है, अलैंगिक पद्धति है। तो 2 बातें क्लियर हुई। इसमें कायिक कोशिका के द्वारा अलैंगिक विधि से एकल जनक द्वारा जीव को उत्पन्न किया जाता है। ठीक, अब जीव को कैसे उत्पन्न करोगे और एकल जनक के द्वारा कैसे करोगे? सामान्य प्रक्रिया क्या है, 2 जनक होते हैं, एक माता और पिता, इनका क्या बन जाता है, शिशु। ठीक, लेकिन एकल जनक का कॉन्सेप्ट क्या है कि माधुरी दीक्षित जी के पास में है बोम या फिर गर्भ, वो उत्पन्न कर सकती हैं शिशु को या बच्चे को। सचिन तेंदुलकर के पास गर्भ नहीं है, तो ऑब्वियसली बात वो उत्पन्न नहीं कर पाएगा शिशु को, वो नहीं कर पाएंगे कभी भी। लेकिन होगा क्या कि माधुरी दीक्षित और सचिन तेंदुलकर दोनों चाहें तो एक शिशु को उत्पन्न कर सकते हैं, नॉर्मल बात। लेकिन ये प्रक्रिया तो सामान्य है, इसमें तो बच्चा होता है पैदा, सबको पता है। इसमें बताया क्या है, हमें करना है सचिन तेंदुलकर की फोटोकॉपी। हमें चाहिए सचिन तेंदुलकर इसी प्रकार का जो बंदा हो। तो करेंगे क्या हम कि सचिन तेंदुलकर सर की एक कोशिका लेंगे बाहा की, बाहा मतलब शरीर की कहीं की भी सोमेटिक कायिक कोशिका, काया माने शरीर। तो माइक्रो सर्जरी से हम यहाँ पे कट लगा के एक कोशिका निकाल लेंगे। कोशिका अपने आप में कहती है कि हर कोशिका अपने आप में स्वतंत्र है, हर कोशिका अपने आप में कार्य करने की क्षमता रखती है। इस कोशिका को हम फिर दोबारा सर्जरी करेंगे,
इसमें से निकालेंगे क्या, नाभिक। नाभिक बोले तो न्यूक्लियस, इसको निकाल लिया। मतलब सचिन सर की कायिक कोशिका से हमने न्यूक्लियस को निकाल लिया है, न्यूक्लियस को अलग रख दिया, कोशिका खाली पड़ी है यहाँ पे। ठीक, ये सारा काम इन विट्रो में चल रहा है, मतलब लेबोरेटरी में। इधर माधुरी दीक्षित, आपको पता है माधुरी दीक्षित में बच्चा या फिर शिशु पैदा करने की क्षमता है, क्योंकि वो लेडीज है, वो बच्चा पैदा कर सकती है। हमने अब यहाँ पे माधुरी दीक्षित जी को लिया और उनका हमने लिया एग। एग बोले तो अंडाणु, हिंदी मीडियम और इंग्लिश वाले एग। और हम इससे पहले ही जानते थे कि एग और स्पर्म मिलेंगे तो एक शिशु पैदा हो सकता था। ठीक, तो हमने माधुरी दीक्षित का क्या लिया, एग। उस एग को ऑब्वियसली बात वो कोशिका है, एग क्या है, कोशिका है। एग की कोशिका की आप दोबारा सर्जरी करते हैं और उसमें से आप किसको निकाल लेते हैं, न्यूक्लियस को पुनः निकाल लेते हैं, केंद्रक को पुनः निकाल लेते हैं, नाभिक को पुनः निकाल देते हैं। अब आपने ये आपकी है खाली वाला, माधुरी दीक्षित का जो आपका न्यूक्लियस है ये भी है आपका खाली, इसमें से भी आपने निकाल लिया है केंद्रक को कोशिका से, और इधर भी आपने जो है वो दोनों को खाली कर दिया है। कायिक कोशिका वाला, सचिन तेंदुलकर सर की काया वाला जो आपने नाभिक लिया था, वो सोमेटिक सेल वाला, वो आप माधुरी दीक्षित की जेनेटिक सेल वाला, जेनेटिक सेल वाली कोशिका में हस्तांतरित कर देंगे, स्थानांतरित कर देंगे, रोपित कर देंगे, लगा देंगे, फंसा देंगे, रोक देंगे, छोड़ देंगे, रोपण कर देंगे। पुनः इसी को आप भाई रखेंगे, भाई प्रक्रिया निषेचन के रूप में होगी, सेरोगेट मदर का कॉन्सेप्ट कहे हैं। जैसे ही ब्लास्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, इसे पुनः माधुरी दीक्षित के गर्भ में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। 9 माह बाद एक शिशु उत्पन्न होगा जो जेनेटिकली रूप से और बॉडी के रूप से किसके समान दिखेगा, सचिन सर के समान दिखेगा। यह है क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट। मुझे पता है आपके समझ में नहीं आया है, लेकिन आपको नाम थोड़े से ऐसे लगे तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलने लगा होगा, तो मैं आपको और सरल रूप से बताने की कोशिश करता हूं। माधुरी दीक्षित शिशु उत्पन्न कर सकती है, बोले हाँ या ना, क्लियर बात। माधुरी दीक्षित और सचिन सर अगर मैरिड करते हैं, शादी करते हैं नॉर्मल, तो शिशु पैदा हो जाएगा इनका, बिल्कुल हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों की शादी करने के बाद भी, निषेचन करने के बाद भी जो लड़का या लड़की पैदा होगा, वो ना तो सेम सचिन सर की तरह दिखेगा, थोड़ा बहुत तो दिखेगा क्योंकि उनका लड़का है, लेकिन सेम नहीं दिखेगा। ना ही सेम वो माधुरी दीक्षित की तरह दिखेगा, थोड़ा बहुत तो दिखेगी लड़की अगर होगी तो, लेकिन सेम दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। हमें चाहिए सेम, हमें चाहिए क्लोन, हमें चाहिए फोटोकॉपी। तो क्या करें, तो सर आपको जो जेनेटिक सेल्स हैं आप वो मत लो, आप स्पर्म मत लो और एग मत लो। तो हम क्या लें सर, तो आपको लेना पड़ेगा सोमेटिक सेल, मतलब कायिक कोशिका। ठीक है, तो कायिक कोशिका को कैसे लेना है, कि किसका क्लोन तैयार करना है, कि सर सचिन सर का क्लोन तैयार करना है। ठीक है, सचिन सर को बुलाया जाएगा, उनके हाथ की, आंख की, कहीं सिर, कहीं की भी खाल की, चमड़ी की, गाल की एक कोशिका निकाल, कोशिका का ऑपरेशन करो, कोशिका से आपने काट के नाभिक निकाल लिया। नाभिक को हमें लेके जाना है माधुरी दीक्षित के गर्भ तक। जाने का रास्ता क्या रहेगा, कि हमने अब माधुरी दीक्षित को लिया, उसकी सर्जरी करी और उसका एग लिया। इसका एक जेनेटिक लेना है, उसका एक सोमेटिक लेना है। इसका लिया हमने एग, एग को हमने काटा, इसमें से नाभिक को निकाल के फेंक दिया, नाभिक को निकाल के डिस्ट्रॉय कर दिया माधुरी दीक्षित के एग से। और इस एग में आपने सचिन सर का जो नाभिक था आपके पास में फ्री, जो न्यूक्लियस था आपके पास बचा होगा, उसको आपने ट्रांसफर कर दिया। अब ये एक प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, मतलब अलैंगिक विधि, किसी भी प्रकार के जननांगों का संयोग नहीं होता है, अलैंगिक विधि प्रक्रिया पूरी चल रही है। आप लैब में बैठे हो इसलिए इसे इन विट्रो कहा जाएगा। लैब में आपने घोल में इन स्थितियों को रख दिया, आपने जितने भी एग वगैरह थे, जो भी आपका मिक्सचर था उसको रख लिया। संलयन की प्रक्रिया कराई जाती है। जब 4 से 5 दिन होते हैं तो ब्लास्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, मतलब कोशिका विभाजन बढ़ने लगता है। तात्पर्य यह है कि अब अंडोत्सर्ग होने लगा है, मतलब ये बढ़ने लगा है, जो भी भ्रूण बनने वाला है वो बढ़ने लगा है। अब बढ़ेगा तो इसको क्या करें, तो इसको पुनः अगर हम चाहें तो अगर माधुरी दीक्षित के गर्भ में रखेंगे तो 9 माह बाद एक शिशु उत्पन्न हो जाएगा जो सेम के सेम सचिन सर की तरह दिखेगा। और अगर हम चाहें तो किसी सेरोगेट मदर के गर्भ में रख सकते हैं और 9 माह बाद जो शिशु उत्पन्न होगा वो सेम के सेम सचिन सर की तरह दिखेगा। तो आप समझे क्या कि ये कायिक कोशिका के, जब भी तो बोला सोमेटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर, सोमेटिक सेल और न्यूक्लियस ट्रांसफर, मतलब कायिक कोशिका का नाभिक हस्तांतरण कहां पे कर दिया, जो जनन कोशिका थी उसके नाभिक की जगह। क्योंकि जनन तो ऑब्वियसली बात, एक जनन तो चाहिए ना, एक महिला तो चाहिए शिशु को उत्पन्न करने के लिए, लेकिन ये किसका तुमने बनाना था, सचिन का। अब तुम ये मान के चलो कि सचिन का बनाना ही नहीं है, किसका बनाना है, सेम के सेम माधुरी दीक्षित का ही बनाना है, सेम के सेम माधुरी दीक्षित का ही बनाना है। तो अब क्या करेंगे हम कि माधुरी दीक्षित जी की तो हाथ की एक कोशिका लेंगे सोमेटिक वाली,
उसमें से न्यूक्लियस निकाल के अलग रख देंगे। माधुरी दीक्षित के ही हम जेनेटिक कोशिका लेंगे, मतलब एग लेंगे, अंडाणु लेंगे, उसमें से फिर काट के नाभिक को निकाल के रख देंगे। जो नाभिक जनक कोशिका का है उसे बाहर फेंक देंगे, जो कायिक कोशिका का है उसे उसमें ट्रांसफर कर देंगे, पुनः गर्भ में रख देंगे। तो इस बार जो शिशु पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा, जो बच्ची पैदा होगी, वो किस प्रकार बनेगी? सेम के सेम माधुरी दीक्षित की तरह बनेगी। तो इसे बोला जाता है एकल जनक। अगर माधुरी दीक्षित भी चाहे तो स्वयं के प्रकार का बच्चा स्वयं बना सकती है, क्योंकि डॉली ने भी तो बनाया, क्योंकि डॉली नामक भेड़ ने भी तो जिस भरनी है उसकी माँ भी तो सेम के सेम उसी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है। तो बात क्या हुई कि इसमें कायिक कोशिका से अलैंगिक विधि से, किसी प्रकार के लिंग का सहयोग नहीं है, अलैंगिक विधि से एकल जनक द्वारा माता से ही हमने शिशु को उत्पन्न कर लिया, लड़की से हमने लड़की को बना लिया, पिता की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अलैंगिक विधि एकल जनक द्वारा जीव को उत्पन्न किया जा सकता है। आई थिंक कॉन्सेप्ट आप लगभग समझ चुके हैं। पूरी चीजों को मैं सही क्रम में बता देता हूं। सबसे पहले बात आती है 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, तीनों में कॉन्सेप्ट में आ सकता है क्लोनिंग। तो क्लोनिंग क्या है? एक प्रतिकृति या नकल तैयार एक जैविक प्रतिकृति या नकल क्लोनिंग कहलाती है। जैविक क्योंकि वो जिंदा हालत वाली है। एक जैविक प्रतिकृति या खूबकू नकल क्लोन कहलाती है, और इसे तैयार करने की प्रक्रिया जो है वो क्लोनिंग कहलाती है। एक जैविक प्रतिकृति या नकल क्लोन कहलाती है, उसे तैयार करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। 1997 में इयान बुलमुट ने डॉली नामक भेड़ का क्लोन तैयार किया, इसलिए इन्हें क्लोनिंग का प्रथा कहा जाता है। इसके अंतर्गत कायिक कोशिका से अलैंगिक विधि द्वारा एकल जनक से जीव को तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? कायिक कोशिका के द्वारा, सोमेटिक सेल के द्वारा, कायिक कोशिका के द्वारा अलैंगिक विधि से एकल जनक द्वारा जीव को 3 शब्द हैं, कायिक कोशिका के द्वारा, अलैंगिक विधि से, एकल जनक के द्वारा। त्रिभुज बना के लिख दें, कायिक कोशिका के द्वारा, एकल जनक के द्वारा, अलैंगिक विधि से एक जीव को तैयार किया जाता है। ठीक, ये डेफिनेशंस बनी 4-5 लाइन की। इसके बाद सिद्धांत में लिखोगे इंग्लिश में पहले तो SCNT, सोमेटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर। हिंदी में लिख दोगे कायिक कोशिका नाभिक हस्तांतरण, कायिक कोशिका नाभिक हस्तांतरण। अब लिखोगे प्रक्रिया क्या है, अब प्रक्रिया बताओगे उसे पूरी। नंबर 1, तो प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आता है? जिस भी पुरुष का या मादा का, मतलब जिस भी जीव का क्लोन तैयार करना है, उसकी कायिक कोशिका से हम नाभिक को निकाल लेते हैं। ठीक, पुरुष का चाहिए तो पुरुष का, मादा चाहिए तो मादा, माधुरी दीक्षित चाहिए तो माधुरी दीक्षित, और सचिन चाहिए तो सचिन। जिस भी पुरुष का या मादा का क्लोन तैयार करना है, उसकी कायिक कोशिका से हम नाभिक को निकाल लेते हैं, पहली बात। दूसरी लाइन, कि सेरोगेट मदर के अंदर, या फिर मतलब अब एक लेडीज की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि गर्भ तो उसी का धारण करना पड़ेगा ना। तो अब दूसरी बात क्या बोलेंगे कि मादा से एग लिया जाता है। दूसरी लाइन में नंबर 2, जिस मादा का गर्भ धारण करना है उससे एग लिए जाते हैं, और उस एग से नाभिक को पृथक कर कायिक कोशिका के नाभिक को उसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। जिस भी मादा के गर्भ में हमें स्थानांतरित करना है या रोपित करना है, या सेरोगेट मदर किसी का भी, फिर अन्य मादा का, क्योंकि एक लेडीज तो चाहिए। बिना पुरुष के काम हो सकता है, लेकिन लेडीज के बिना काम नहीं हो सकता, क्योंकि जो शिशु को पैदा करने की जो अद्भुत क्षमता है वो तो माता में ही है। तो एक लेडीज तो चाहिए। तो पहली लाइन क्या थी कि जिसका क्लोन तैयार करना है, जिसकी शक्ल बनाना है, उसकी कोई पुरुष हो या मेल हो, माधुरी दीक्षित हो या सचिन हो, उसका हम क्या लेंगे? कायिक कोशिका, सेमेटिक सेल का एक न्यूक्लियस ले लेते हैं। ठीक, सेल में से काटी, केंद्रक निकाला, बाकी फेंक दिया, केंद्रक रखा है ऊपर की लाइन में। दूसरा, फिर अन्य मादा का या उसी मादा का, क्योंकि एकल जनक है तो उसी मादा में भी क्षमता है, फिर अन्य मादा का या उसी मादा का हम जेनेटिक सेल, मतलब आपकी जनन कोशिका के पास में लिखता एग लेते हैं, और उसमें से न्यूक्लियस को अलग कर देते हैं। तीसरी लाइन, जो एग था उसमें हम सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक, समय उपरांत ब्लास्टिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक, जैसे संलयन के द्वारा ब्लास्टिंग की प्रक्रिया को कराया जाता है और प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो इस मिक्सचर को या इस निषेचित पदार्थ को या इस मटेरियल को पुनः उसी मादा के गर्भ में या फिर अन्य सेरोगेट मादा के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है, और एक सामान्य प्रक्रिया के उपरांत, सामान्य समय के उपरांत शिशु का निर्माण हो जाता है या क्लोन का निर्माण हो जाता है।
समझे हो? बिल्कुल सरल है। जल्दी से मैं एक बार फाइनल टच दे देता हूँ, सुनना समझना। और पूरी बात क्या है क्लियर, कि अगर तुम्हें माधुरी दीक्षित का ही क्लोन बनाना है तो तुम उसके गाल पे से एक कोशिका निकालो, कोशिका से नाभिक निकालो, फिर उसका एक जो उसके अंडाणु है उसको लो, उसमें तुम दोबारा से उसका भी आप नाभिक निकालो, क्योंकि वो भी सेल है अंडाणु भी लेकिन वो जेनेटिक सेल है। और गाल वाली उसकी सोमेटिक सेल है, ये काया की कोशिका है, वो उसके जनांग की कोशिका है। उसमें से तुमने जो आप जेनेटिक सेल है उसमें से भी तुमने नाभिक निकाला, ये वाला नाभिक फेंक दो, इसमें आप नाभिक को हस्तांतरित कर दो जेनेटिक सेल में, और पुनः गर्भ में उसको रोपित कर दो, उसके शिशु बन जाएगा। और जो शिशु बनेगा वो सेम के सेम काया में, शरीर में, दिखने में माधुरी दीक्षित की तरह ही होगा। ऑब्वियसली बात, लड़की पैदा होगी, क्योंकि जिस प्रकार माधुरी दीक्षित है उसी प्रकार से वो पैदा हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बोला कि हमें तो सचिन जैसा लड़का चाहिए, तो हमने क्या किया कि सचिन सर की सोमेटिक सेल ले लो, उसको माधुरी दीक्षित के साथ मिला के संयोग करके आप करवा दो। ये बस तरीका है। और अलैंगिक विधि क्यों है? क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का जो है वो रिलेशनशिप नहीं है, ये केवल और केवल मेडिकली तौर पे किया गया है, इसलिए ये अलैंगिक विधि है। एकल जनक कौन सा है? कि माधुरी से माधुरी बनाना एकल जनक की बात हो जाती है। और कायिक कोशिका की जरूरत पड़ी तो मैं आपको पूरा बता दे चलता हूँ। आपने जो भी लिखा है वो रफ है, लेकिन उसका फायदा बस ये रहेगा, आपको समझ चुका है, फाइनल इसको लिख लें। तो ये क्या है? क्लोनिंग। किसी जीव की प्रतिकृति तैयार करना, मतलब किसी जीव की प्रतिकृति क्लोन कहलाती है। किसी भी जीव की प्रतिकृति क्लोन कहलाती है, एवं क्लोन तैयार करने की यह वैज्ञानिक प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। 1997 में इयान बेलमोंट ने इसकी खोज की। डोली नामक भेड़ इसका प्रथम प्रयोग है। 1997 में इयान बेलमोंट द्वारा डोली नामक भेड़ पर इसका सफल परीक्षण या सफल प्रयोग किया गया। अब इसी के नीचे इसमें कायिक कोशिका से अलैंगिक विधि द्वारा, इसमें कायिक कोशिका से अलैंगिक विधि से एकल जनक द्वारा जीव तैयार किया जाता है या जीव उत्पन्न किया जाता है। कायिक कोशिका से अलैंगिक विधि से एकल जनक द्वारा जीव तैयार किया जाता है। सिद्धांत क्या? प्रिंसिपल क्या? तो प्रिंसिपल ये है कि सोमेटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर, हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे कायिक कोशिका नाभिकीय स्थानांतरण। सिद्धांत वो देख के समझ जाएगा कि बंदे को पता है कॉन्सेप्ट। प्रक्रिया बताओगे तो क्या बताओगे? इसके अंतर्गत अलैंगिक विधि द्वारा प्रतिकृति क्लोन तैयार किया जाता है। प्रक्रिया है नंबर एक, पुरुष या मादा जिसका क्लोन तैयार करना है उसकी कायिक कोशिका ली जाती है। ले लिया हमने। पुरुष या मादा जिसकी कोशिका तैयार करनी है, तुमने उसकी कायिक, जिसको बनाना है उसकी कायिक कोशिका ले ली, उसमें से न्यूक्लियस निकाल लिया। अन्य जो लेडीज जिसका गर्भ धारण करना है, या तो वो या फिर अन्य सेरोगेट मदर के में करना चाहो तो वो, अन्य या उसी मादा के अंडाणु लिए जाते हैं एवं अंडाणु से नाभिक को पृथक कर लिया जाता है। जेनेटिक सेल ली जाती है और उसमें से नाभिक निकाल दिया जाता है। अब वो नाभिक काम के हैं हमारे काया वाले, क्योंकि काया ही तो बनाना है हमें। अब तीसरी लाइन, तत्पश्चात नाभिक विहीन अंडाणु में, जो जनक कोशिका का नाभिक विहीन अंडाणु था, उसमें कायिक कोशिका के नाभिक को हस्तांतरित कर दिया जाता है। समझ चुके हो? नाभिक, कायिक कोशिका के नाभिक को हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब इनविट्रो, चौथी लाइन, इनविट्रो माध्यम में या लेबोरेटरी में निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। लेबोरेटरी में निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है, ठीक, इलेक्ट्रोफ्यूजन द्वारा, मतलब इनविट्रो लिखा रहता है ना, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह। तो इनविट्रो माध्यम से निषेचन प्रारंभ करने के लिए इलेक्ट्रोफ्यूजन दिया जाता है, उसमें संलयित किया जाता है, उसमें करंट के छोटे छोटे झटके दिए जाते हैं, जैसे वो ब्लास्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाए, ठीक। अब प्रक्रिया उपरांत विकसित जाइगोट, ये प्रक्रिया होती है, ब्लास्टिंग होती है, जाइगोट बनने लगता है। एक निश्चित समय उपरांत जो जाइगोट बना है, जाइगोट विकसित हुआ है, उसे पुनः मादा के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है या रोपित कर दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया, अब जो शिशु पैदा होगा वो सेम के सेम किस प्रकार होगा, जिसकी सोमेटिक सेल थी, जिसकी काया थी, उस प्रकार का आपका बच्चा बन जाएगा। मैंने आपको उदाहरण के लिए सचिन और माधुरी दीक्षित का क्यों लिया है मैटर, क्योंकि अगर मैं सारी बात भेड़ पे करता ना तो आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि भेड़ से तो भेड़ बनेगी, भेड़ का पति भी भेड़ जैसा, भेड़ भी भेड़ जैसी, उनका शिशु होगा वो भी भेड़ जैसा होगा। लेकिन सचिन को बनाने के लिए सचिन की बॉडी लेना पड़ेगा, माधुरी दीक्षित को बनाने के लिए माधुरी दीक्षित की बॉडी लेना पड़ेगा। और ये कहते हैं एकल जनक की, मतलब माधुरी से भी छोटी माधुरी को बनाया जा सकता है, एकल जनक से ही काम चल जाएगा, जरूरत ही नहीं है सचिन की। और अगर सचिन सर बनाना चाहते हो तो फिर सचिन सर की काया लेके, माधुरी दीक्षित का अंडाणु लेके, दोनों के न्यूक्लियस को निकाल के अलग करके एक में मिला दो, शिशु को पैदा कर लो। तो आशा है लगभग आप इतने भी डम नहीं है, आप समझ चुके होंगे चीजों को। अब कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, डेफिनेशन आप समझ चुके हैं, प्रिंसिपल आप समझ चुके हैं। अब इसके लाभ या हानि या गुण या दोष, महत्व, तो अब इसका जो एक्चुअल मीन जो है, ये जानवरों पे तो लागू है, ये जीवों पे तो लागू है, लेकिन सजीव मानव पे, ह्यूमन पे, हमारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, माता पिता के ऊपर,
व्यक्तियों के ऊपर, आदमी पुरुष के ऊपर लागू नहीं है। ठीक, क्योंकि सिद्धांत बिगड़ जाता है। प्रकृति चयन के सिद्धांत की अपेक्षा आप मानव चयन का सिद्धांत लागू कर देते हो, तो इसके जो लाभ आएंगे, महत्व आएंगे, उनके ही साथ इसके हानि या गुण दोष भी आने लगेंगे। ठीक, तो मैं आपको बताता चलता हूं, अब सुन लें। अब लाभ क्या है कि अधिक से अधिक एक समान हम मानव बना लेते हैं, या फिर हम क्लोन्स के माध्यम से मानव बना लेते हैं, तो लाभ क्या क्या है कि बहुत सारे अगर मानव हमारे पास एक समान प्रकृति के होंगे तो हम सेना सुरक्षा में उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो सैनिक मरते हैं वो इमोशनली रूप से, अभी जो सैनिक शहीद होते हैं वो इमोशनली रूप से हमसे अटैच होते हैं, लेकिन ये जैविक संरचना होगी तो इसके प्रति थोड़ा सा अटैचमेंट कम होगा। अगर ये सेना पे, उसमें बॉर्डर पे जाके हमारे लिए सेवाएं देंगे तो हमारे जो सैनिक वहां पे टेम्परेचर में हैं, सूखे में हैं, धूप में हैं, उन्हें थोड़ी सी परेशानी कम होगी। आप जैविक संरचना से ड्यूटी करवा सकते हो, मतलब सैनिकों की संख्या बढ़ाने में। दूसरा, उद्योगों में क्या होता है, जैसे बहुत ऐसे जोखिमपूर्ण कार्य हैं, जैसे खदानों के नीचे इंसान को भेजते हैं, अगर खदान गिर गई तो इंसान मर जाएगा, तो फिर कोशिश करेंगे कि क्लोन को भेजें, क्योंकि क्लोन कहीं ना कहीं इमोशनली रूप से हमसे अटैच नहीं है। आप समझ पा रहे हैं, क्लोन एक समान है, शिशु को उत्पन्न करना हो सकता है वो माता से अटैच रहे, लेकिन फिर भी इसको इसी आधार पर बनाया गया है कि ये जोखिमपूर्ण कार्यों को कर सके। जहां मानव ही चला जाता है, ऑब्वियसली करे क्लोन अगर चला जाए, अब जैसे लाइका कुत्ते को भेजा अंतरिक्ष में, तो कुत्ते ने आके क्या बताया तुमको, बिच को जो भेजा उन्होंने, उसने क्या तुम्हें सूचना दी, लेकिन तुम उसकी जगह अगर क्लोन को भेजते तो कुछ तो आके देता। ठीक, उदाहरण के लिए हमने कल्पना चावला को भेजा, तो कल्पना चावला जब आई तो वो आ नहीं पाई, उनका ब्लास्ट हो जाता है प्लेन। तो हम क्या सीखे कि उस जगह अगर क्लोन ब्लास्ट हो जाता तो हम इतनी रूप से आहत नहीं हो पाते। ठीक, तो मतलब जीव जंतुओं की अपेक्षा तो क्लोन काम कर देंगे हमारा। तो हम समझे क्या कि सैन्य शक्ति को बढ़ाने में क्लोन्स तैयार कर लो। दूसरी बात, जोखिमपूर्ण कार्य कराने में क्लोन्स तैयार कर लो, जैसे सीवेज वगैरह, कठिन उद्योग, खदान वगैरह। तीसरी बात, अंतरिक्षीय प्रयोग में, अंतरिक्ष के प्रयोग में आप क्लोन से काम करवाओ, जिससे जीव की अपेक्षा क्लोन ज्यादा नॉलेज देगा और मानव की अपेक्षा वो थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण निकलेगा। चौथी बात आपका आता है डॉक्टरी चिकित्सीय सहायता। जैसे किसी को लीवर चाहिए तो उसी के क्लोन का उसे लीवर दो, जिससे संक्रमण ना हो। किसी को ब्लड चाहिए तो उसी के क्लोन का उसे ब्लड दो, जिससे संक्रमण ना हो। डॉक्टर ऑपरेशन करना सीख रहे हैं तो क्लोन पे सीख लो भैया, पहले तुम हार्ट निकालना, किसी का लीवर निकालना, जिससे तुम सीख जाओ अच्छे तरीके से। तो डॉक्टरी या चिकित्सीय सहायता में। ठीक, इसके अलावा तो हम समझे क्या कि सबसे पहले तो अंतरिक्ष काम में, जोखिमपूर्ण कार्य में, सैन्य सुरक्षा में और डॉक्टरी सहायता में। ठीक, इसके अलावा जो विलुप्त प्राय जीव हैं या फिर जो संकटापन्न जीव है, जैसे टाइगर हमारे विलुप्त हो रहा है, तो हम टाइगर, शेर की जो शेरनी है उससे क्लोन तैयार करवा सकते हैं और बहुत सारे टाइगर बना सकते हैं। तो अगर कोई विलुप्त भी हो जाए तो हम बता पाएं, तो संकटापन्न प्रजातियों की पुनर्बहाली में, पुनर्वृद्धि करने में, तो इन 4-5 आधारों पे आप क्लोन बना लो, जिससे आपको थोड़ा सा लाभ हो जाए। हानि क्या है इसकी, नकारात्मक प्रभाव क्या है कि ये प्रकृति चयन की अपेक्षा मानव चयन के सिद्धांत पर आधारित है। मानव सर्व छात्रदाता हो चुका है, सर्व निर्माता हो चुका है, मानव अपने अनुसार काम करने लगेगा। ठीक, तो ये गलत है। दूसरी बात, अपराध बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने मूवी देखी है डबल रोल वाली। कोई आदमी क्रिकेट बैठ के देखेगा तो वीडियो में आ जाएगा, कोई आदमी किसी का मर्डर कर देगा, बैंक लूट लेगा, बता ही नहीं पाएंगे। तो अपराधों के बढ़ने की संभावना है। तीसरी बात, मानव अधिकार की बात आती है। मानव अधिकार के अंतर्गत आप मानव से मानव की तरह अधिकार करें। अब आप क्लोन से अगर जोखिमपूर्ण कार्य करवाएंगे, क्लोन को आप खदान में भेज देंगे, वो मरेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि किसी को तो आहत होगा, तो हमें लगेगा कि आपने इसके साथ मानवतापूर्ण, गरिमापूर्ण काम नहीं किया, मानव अधिकारों के हनन की स्थिति बनेगी। ठीक, चौथी बात अगर करें तो प्रश्न, पुरुष जाति पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि महिलाएं फिर क्या है कि शिशु उत्पन्न करने की क्षमता रख लेंगी। एक महिला चाहेगी तो वो जो है वो क्लोन बनाने की क्षमता रखेगी, तो वो अपनी तरह क्लोन बना लेगी। तो जो पुरुष जाति है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो आप समझे क्या हो, पूरा क्लोनिंग का जो है चैप्टर आप समझ चुके हो, और मुझे आशा है कि आप समझ ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपकी बुद्धि को जागृत, यहाँ तक अगर कोई बंदा अगर इस लेक्चर को देखते हुए आया तो ऑब्वियसली बात है कि वो अब मतलब जो है हमेशा से ही देखने वाला रहा होगा, इसलिए वो यहाँ तक आ चुका है। तो सबसे पहले तो कमेंट कर दें यहाँ पे जो भी आया है, ठीक, ताकि मुझे पता चले कि 2-4 बंदे हैं जो यहाँ तक भी आते हैं। दूसरी बात हम करें कि क्लोनिंग हम समझने वाले हैं, 5 मिनट का पूरा हो चुका है क्लोनिंग। आप जाना चाहो तो चले जाओ, और सुन इसलिए लो क्योंकि इसके बाद की जो काम होने वाले हैं उसके संबंध में बातें भूल जाऊंगा मैं, इसलिए बोल देता हूँ। पहली बात तो अग्नि परीक्षा सेशन फेल है, क्योंकि आप लोगों ने जो है वो नकल करके पेपर दे दिया है, और अपने मतलब जो सुख होता था आपको पेपर के बाद में, आपने उस सुख को नहीं लिया। आप समझे इसे ऐसे, देखो, मेहनत का परिणाम है सफलता। पीएससी जो है वो मेहनत से मिलेगी और किस्मत से मिलेगी, ये तो आप समझ ही चुके हो। एक मेहनत और एक किस्मत, इस पर दोनों चीजों का काम करते हैं पीएससी पे। मेहनत आप लोग करते हो, गधा भी मेहनत करता है, तो क्या वो अधिकारी बन जाएगा? नहीं बनेगा। किस्मत अधिकारी बना सकती है, प्लस मेहनत के साथ में। किस्मत पे किसका भरोसा है? भगवान का।
ईश्वर का। ऑब्वियसली बात, मतलब हम जोड़ रहे हैं इसे सच्चाई के साथ में, ईश्वर के साथ में। अब आपका संकल्प अगर शुद्ध है, आपने कभी भी अगर देखा हो ईश्वर को कौन सी चीज अर्पित की जाती है जो सुंदर हो? सुमन। सुमन ऑब्वियसली, सुमन माने फूल, जिसका मन बहुत सुंदर हो, जिसका स्वार्थ जिसके मन में ना हो, जो दूसरे के बारे में सोचता हो, जो फूल की तरह कोमल हो। तो ईश्वर को क्या चीज अर्पित की जाती है? जो हमारे पास सबसे अच्छी है, और उसके बदले में जो ईश्वर ने हमें प्रकृति दे रखी है। तो होता क्या है कि आपको किस्मत बनाने के लिए निर्भरता है ईश्वर पे आपकी। मेहनत तो आप गधे की तरह कर सकते हो, पर पेपर नहीं निकलेगा। आपको किस्मत का भी जोर चाहिए, और किस्मत आपकी हाथ में है ईश्वर के। और हम जब इस प्रकार की कुसंगत करते हैं, कुप्रथा करते हैं, कुख्यातपूर्ण कार्य करते हैं, कुसंकल्पित कार्य करते हैं, आप लोगों ने देख के उस पेपर को कर दिया। और दिमाग की हद यह होती है कि 4 मिनट में तुम 40 क्वेश्चन करते हो और मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हो बड़े ही छाती चौड़ी करके कि सर मुझे आप ले लीजिए। तो यार ये कहीं ना कहीं बहुत अन्यायपूर्ण काम है। और मतलब तुम्हें अपने अंदर शर्म आना चाहिए इस बात को लेके कि हम इस मतलब एक पाप पूर्ण कार्य तरीके से, शुद्ध पाप। आप ये सोचो कि मैं इस बार से बार बार ये कहता हूं कि भगवान, इनमें से अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन हो, इनमें से कोई बच्चा अगर इंटेलिजेंट है, वास्तव में उपयोगी है, घर की जरूरत है तो सिलेक्शन हो। और ऊपर से वो ये देखता है कि ये सारे चोर हैं, ये सारे चोर हैं। अब ऑब्वियसली बात, तुम सोचो कि वो चोरों को ग्रहण करेगा, वो स्वार्थी को ग्रहण करेगा, वो झूठे को, वो बेईमान को, वो बदनाम को ग्रहण करेगा क्या? वो नहीं करेगा। परिणाम रूप क्या होगा? किस्मत तुम्हारी जोर मारेगी क्या? वो मारने ही नहीं देगा, मारेगी, प्रकृति ही नहीं मारने देगी। तुम बिल्कुल सोच लो कि तुम अगर नहीं बन पा रहे हो तो इसका कारण यह है प्रकृति ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया है। और जो भी अनर्गल है, खराब है, गंदा है, बेकार है, बेईमान है, चोर है, बढ़िया टाइप का बंदा है, उठाई गिरा टाइप का बंदा है, उसे स्वीकार करेंगे ही नहीं ये। तुम अगर धोखे से भी प्री निकाल लोगे तो मेंस में बाहर हो जाओगे, तुम मेंस भी निकाल लोगे इंटरव्यू में बाहर हो जाओगे, तुम इंटरव्यू भी निकाल लोगे पोस्ट नहीं मिल पाएगी, तुम पैसे से भी अगर पोस्ट खरीदने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे, केस लग जाएगा तुम्हारे ऊपर। अरे जो वैसे मिलती ही नहीं है, जिसके मन में बेईमानी है, क्षणिक सुख है, बिल्कुल क्षणिक सुख है, जो देगा हमें ईश्वर, और इससे बड़ी भी देगा। वो कुछ भी मांग लो वो सब कुछ दे देगा, लेकिन उसके लिए वो तुम्हारे मन को देखेगा, और तुम्हारे मन में भरा हुआ है पाप, और साले तुम्हारे चक्कर में मैं भी बन जाऊंगा पापी। इसलिए डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे। अग्नि परीक्षा कैंसिल है, बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल आशा नहीं थी, लेकिन तुमने कर दिया, जो कर दिया हो गया, जो हो गया। पूरा प्रोग्राम कैंसिल है, किसी प्रकार के किसी बच्चे को नहीं उठाया जाएगा, ना किसी की जिम्मेदारी ली जाएगी। तुम वैसे भी बहुत समझदार हो, तुम तो निकलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। गंगा को तो आना है तो वो तो आ जाएगी, समय लगेगा थोड़ा लेकिन वो आ जाएगी। तो एक बात तो खत्म, और बाकी जो भी चीजें निकलेंगी हम लोग कर लेंगे। यहाँ तक अगर कोई सुनता हुआ आया तो ऑब्वियसली बात वो इस पर रिएक्ट करेगा, और हो सकता है उसे पश्चाताप भी हो सकता है, उसे प्रसन्नता भी हो सकता है वो गवार भी हो सकता है समझदार भी। मैं ये सब बातें उनके लिए कर रहा हूँ जिन्होंने बेईमानी की है, जिन्होंने की है वो एक्चुअल में ऐसा सुने, इसको माने। जिन्होंने नहीं की वो प्रसन्न हो, आज उन्हें खुशी होना चाहिए अंदर से कि यार चलो बच गए हम। सोचो आप, ये बंदा आत्मा से हमें बददुआ देता तो क्या होता मेरी तरफ से किसी का नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी यार मन में आती है कि साले मैं तुम्हें इंसान बनाना चाहता हूं, तुम जो हो वो जानवर बनने की कोशिश कर रहे हो। क्लोनिंग, क्लोनिंग क्या है? एक जैविक प्रतिकृति क्लोन कहलाती है, और उसे निर्माण करने की प्रक्रिया या उसे निर्मित करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। सबसे पहले 1997 में इयान बिलमट ने डोली नामक भेड़ पर इसका प्रयोग किया, सफल प्रयोग किया। क्लोनिंग के अंतर्गत कायिक कोशिका के द्वारा एकल जनक के द्वारा अलैंगिक विधि से, कायिक कोशिका अलैंगिक विधि एकल जनक द्वारा एक जीव का निर्माण किया जाता है। सिद्धांत या प्रिंसिपल क्या है? सोमेटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर, कायिक कोशिका न्यूक्लियस स्थानांतरण। सबसे पहले जिसका क्लोन तैयार करना है, जिसकी नकल तैयार करना है, उसकी हम कायिक कोशिका से नाभिक को ले लेते हैं। दूसरी बात, अन्य मादा में, उसी मादा में, क्योंकि मादा की भी नकल तैयार कर सकते हैं, उसी माता में या अन्य माता से जनन कोशिका ली जाती है, एग लिया जाता है, उसमें से नाभिक को निकाल दिया जाता है। अब नाभिक विहीन अंडाणु में, नाभिक विहीन सेल में हम कायिक कोशिका के नाभिक को स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक, निषेचन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए उसे संलेपित किया जाता है। ब्लास्टिंग की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होती है उसे पुनः गर्भ में हस्तांतरित कर दिया जाता है या रोपित कर दिया जाता है। ठीक, निश्चित समय उपरांत एक शिशु तैयार होता है जो कायिक कोशिका के समान ही रूप को धारण करता है। वो आनुवांशिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी अपने दाता कोशिका की या जनक कोशिका के समान होता है। ये क्लोनिंग की प्रक्रिया। लाभ क्या होगा? सैनिक तैयार करने में, अंतरिक्ष प्रयोग में, चिकित्सीय प्रयोग में, जोखिमपूर्ण कार्यों में, संकटापन्न जीवों में लाभ है। हानि क्या है कि प्रकृति चयन की अपेक्षा मानव चयन, अपराध बढ़ने की संभावना है, और जो है
पुरुष समाज पर प्रश्न चिन्ह पैदा हो सकता है, इसकी हानि हो सकती है। अब आगे वाले चैप्टर में हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वो यहीं से आ चुकी है। जब तुमने निषेचन की प्रक्रिया बाह्य रूप से की थी वही कहलाती है टेस्ट ट्यूब बेबी, वही कहलाती है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो अगला हम कॉन्सेप्ट जो जानेंगे वो टेस्ट ट्यूब बेबी का जानेंगे और उससे फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर ये चैप्टर तुम्हारे समझ में आया है और बिना लीड पेन कागज के ही तुम पूरा उतार चुके हो तो तुम्हारे कमेंट मुझे मिलने वाले हैं। कमेंट में कुछ ऐसा बोलो कि मुझे पता चले कि हाँ चलो बंतों के पास दिमाग भी है, भले ही चोर है वो लेकिन उनके पास दिमाग भी है। चोरों का सिलेक्शन होना नहीं है ये 100% बात, गिर जाओगे। तो समझदार लोग कमेंट ज्यादा करें और बताएं कि समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि मैं इसी कॉन्सेप्ट में पढ़ाता हूँ हर बार। आपको पता ही मैं लीड कागज पेन कॉपी इस्तेमाल करता नहीं, बोर्ड पे जाने का मुझे बहुत बड़ा आलस है। तो या फिर मतलब समझ में आया कि नहीं आया, और ना आएगा तो फिर कुछ दूसरा पैटर्न सोचने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी आधार पर अगर आपने थर्ड पेपर जान लिया, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन फंसते नहीं है। पेपर में वो पूछेगा वर्तमान समय मतलब मानव क्लोनिंग क्यों नहीं की जाती, उसे मतलब ही नहीं है तुमने क्या पढ़ा। तुम बताओगे कि भैया प्रकृति चयन की अपेक्षा मानव चयन को अग्रेसित करती है और ऐसे अनेक कारण है इसलिए मानव क्लोनिंग नहीं की जा सकती। क्योंकि पहला तो मानव अधिकार का सिद्धांत बिगड़ेगा, क्योंकि हम क्लोनिंग के द्वारा अनैतिक कार्य भी करवा सकते हैं या फिर जोखिमपूर्ण कार्य भी करवा सकते हैं, ये मानव की गरिमा को धूमिल करेंगे। दूसरा हम बनाएंगे कि एक समान मानव होने से नकल होगी और अपराधों की संभावना, अपराधों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरी जगह पे जाके अपराध कर पाएगा। तीसरी बात, पुरुष जाति पर प्रश्न चिन्ह पैदा होता है जिससे महिला प्रधान समाज की स्थापना होगी और महिला से महिला उत्पन्न होने की क्षमता बढ़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट पे ठीक लाभ आप लिख सकते हो कि क्लोनिंग मतलब क्लोनिंग पुरुषों पे क्यों नहीं, ये क्वेश्चन अगर आया तो। दूसरा नॉर्मल क्वेश्चन आएगा क्लोनिंग क्या है, तो सोमेटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर तकनीक के द्वारा एक जैविक संरचना को बनाया जाता है जो एक प्रतिकृति या खूबकू नकल होती है और इसमें अलैंगिक विधि और एकल जनक का प्रयोग किया जाता है। यान किलोमीटर 97 में हमें डोली नामक भेड़ के रूप में बता दी। हरियाणा करनाल में हमने भैंस के क्लोन बनाए हुए हैं। प्रक्रिया तो तुम मुझे लगे बिल्कुल समझ चुके हो। एक कायिक कोशिका का न्यूक्लियस ले लो, उसे रख लो। एक जनक कोशिका का न्यूक्लियस ले लो, उसे रख लो। जनक कोशिका का न्यूक्लियस तो फेंक दो। अब नाभिक रहित अंडाणु बचा है, ये नाभिक रहित कोशिका बची है ये, तो इसमें जो आपका पहला वाला नाभिक है, खाल वाला, बॉडी वाला, काया वाला, उसे रख दो। ये जो मटेरियल है, मिक्सचर है, इसे बाहर रख के और इंतजार करो, करंट के 3-4 झटके दो, परिणाम स्वरूप ये विकसित होगा। जैसे ही विकसित हो तो क्या चाहिए, माता का गर्भ, उसमें रख दो उठा के, बच्चा पैदा हो जाएगा। किसकी तरह, इसकी काया है। अब काया चाहे तो सचिन की ले लो, काया चाहे तो तुम दोबारा माधुरी दीक्षित की ले लो। अगर माधुरी से ही ले लिया तुमने, सचिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परिणाम स्वरूप माधुरी से माधुरी उत्पन्न होगी, अर्थात एकल जनक से भी काम चल सकता है। तो मुझे लगता है समझ चुके हैं आप लोग। कमेंट करो तो मुझे समझ में आए कि क्या स्थिति है। तो मिलते हैं दोबारा और देखें अपने माता पिता के चेहरों को और लें उनसे आशीर्वाद। अरे यार तुम चोर लोग कैसे आशीर्वाद लोगे, तुम्हें मिलेगा नहीं भाई। लोगों बना कर देगा वो, ईश्वर देगा ही नहीं वो तुम्हें। जो ईमानदार लोग हैं वो अपने माता पिता से आशीर्वाद लें और देखें उनके चेहरों को और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।